Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में चीन से आई उन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनका हाथ पकड़कर एक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। एससीओ की बैठक में भारत के लिए दो बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। पहला, भारत, रशिया और चीन ने कूटनीति की दुनिया का एक त्रिशूल बनाया है और दूसरा, इस बैठक में पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग नजर आया और भारत के कहने पर जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकवादी हमले की आलोचना की गई। आज हम दुनिया की राजनीति के इस नए गठबंधन को आपके लिए डिकोड करेंगे और साथ ही आपको दुनिया की सबसे दिलचस्प मीटिंग भी दिखाएंगे जो एक कार में हुई। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कैसे लगभग 45 मिनट तक कार में ही बातचीत चलती रही। इसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि कैसे एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद पर भारत की ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान की हार हुई। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई और आज आपको तस्वीरों के जरिए देखना चाहिए कि कैसे इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कूटनीतिक बेइज्जती होती रही। और एससीओ की तस्वीरें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप सबसे बेचैन है और उनके सलाहकार ने कहा है कि रशिया से तेल खरीदने का सबसे ज्यादा मुनाफा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है। आपको भी ये बयान सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि अमेरिका के जो नेता हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्हें भारत के ब्राह्मणों में अचानक इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी कि वो वहां बैठकर ये बयान दे रहे हैं कि भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है उसका फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है। खैर, इस पर भी दो अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका मतलब ब्राह्मणों से नहीं है बल्कि उनका मतलब उन लोगों से है जो कि पैसे वाले लोग हैं, जो कि बड़े बड़े रईस हैं इस देश के, वो मुनाफा कमा रहे हैं इस तेल का। तो आज ये भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चीन से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि अब से 2 महीने पहले तक किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था, कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए उन खबरों को हम डिकोड करें, उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर
कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। SCO, S security, C connectivity, O opportunity. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन से सिर्फ 16 दिन पहले तियानजिन में हुए इस SCO समिट में एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत दर्ज की है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। वो 75 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ चलकर आते हैं और सामने खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूरी तरह से ये दोनों नजरअंदाज कर देते हैं। शहबाज शरीफ की हालत क्लास में खड़े उस बच्चे की तरह है जिसे शायद स्कूल के टीचर ने सजा दी हो और उनका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जाकर मिले और फिर तीनों नेताओं के बीच कुछ इस तरह से बातचीत शुरू हुई मानो ये तीनों बहुत पुराने दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हों। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ अकेला खड़ा रहा और उसे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। तियानजिन SCO समिट में पाकिस्तान पर 2 बार कूटनीतिक स्ट्राइक हुई। पहला, SCO में पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिया, अंग्रेजी में इसे आइसोलेशन कहते हैं। और दूसरा, SCO के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। यह भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा क्षण था। इस समिट में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को किसी का समर्थन नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ही आतंकवाद पर सख्त फैसले लिए गए। वो उसी कमरे में, उसी हॉल में मौजूद थे जब आतंकवाद पर बात होती रही और प्रधानमंत्री मोदी लगातार आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते रहे। और कोई बड़ी ताकत, यहां तक कि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी पाकिस्तान की पैरवी इस बार नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने ही आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि कुछ देशों को आतंकवाद का खुला समर्थन करने की छूट नहीं दी जा सकती। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पर इतनी सख्त भाषा का प्रयोग जब कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहीं पर बैठे हुए थे और शायद शहबाज शरीफ अंदर ही अंदर ये जानते थे कि ये सारी बातें उनके लिए हो रही हैं और शायद उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस समय वो कहां देखें। तियानजिन के SCO समिट के घोषणा पत्र में भारत को आतंकवाद पर एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई और इस हमले के अपराधियों सहित साजिश करने वाले और समर्थन देने वालों को भी
सजा देने की मांग की गई है। और एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इस बात के मायने इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आतंकवाद पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए ये दे कौन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन में भारत, रशिया और चीन सहित दुनिया के 10 देश शामिल हैं। एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है और उसकी संख्या है लगभग 350 करोड़, यानी दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति एससीओ देशों में रहता है। दुनिया की जीडीपी में एससीओ का हिस्सा करीब 25% है और इन देशों के पास दुनिया का लगभग 24% इलाका है, यानी क्षेत्र है। इतने बड़े संगठन में आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा फैसला हो गया और इसे आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार कह सकते हैं। पाकिस्तान की एक हार हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और दूसरी हार आज हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने हराया शक्ति के दम पर, हथियारों के दम पर, युद्ध में हराया, युद्ध के मैदान में हराया और आज कूटनीति के मैदान में भी भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया है, वो भी पाकिस्तान के ही एक मित्र देश में, यानी चीन में। आपको याद होगा वर्ष 1978 में एक बड़ी मशहूर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था त्रिशूल। और ये जो तस्वीर है, अगर आज कूटनीति की त्रिशूल हम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आज एससीओ समिट पर अगर कोई फिल्मी पोस्टर तैयार किया जाए तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है दुनिया में कूटनीति का नया त्रिशूल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बदलावों की शुरुआत अब कर सकता है। और आज जब ये विश्लेषण मैं सोच रहा था तो मुझे त्रिशूल फिल्म याद आई और ऐसा लगा कि जैसे ये 3 बड़े जो नेता हैं दुनिया के, इन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया है और आप इसे दुनिया की पॉलिटिक्स का त्रिशूल कह सकते हैं। चीन के तियानजिन एससीओ समिट में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और यहां से आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपको नजर आएंगे। इसे कूटनीति की सबसे शक्तिशाली तस्वीर आप कह सकते हैं, जिन्हें देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आज गला सूख रहा होगा। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा है, खास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां पर इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि इन तस्वीरों में आप कुछ नया देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं और तीनों ही एक प्रसन्न मुद्रा में आपको नजर आएंगे। कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। आप बॉडी लैंग्वेज तीनों की देखिए, तीनों ही नेता बहुत सहज हैं एक दूसरे के साथ। और ये तस्वीरें देखकर आज पश्चिमी देशों में भी बेचैनी बढ़ गई होगी। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि 2 महीने पहले तक इन तस्वीरों की आपने कल्पना नहीं की होगी। जब हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था पाकिस्तान के ऊपर, क्या तब आपने कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी आपको चीन के राष्ट्रपति के साथ इतने सहज भाव से बातचीत करते हुए नजर आएंगे? इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ पहले उस हॉल में आते हैं जहां एससीओ के दूसरे नेता मौजूद हैं। मोदी और पुतिन सीधे शी जिनपिंग के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर तीनों ही नेता आपस में एक बहुत छोटा सा घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और इनके बीच बातचीत शुरू होती है। और फिर इनके जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी इस बातचीत में शामिल हो जाते हैं क्योंकि देखिए तीनों ही जो नेता हैं ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिंदी बोलते हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग मैंडरिन बोलते हैं और व्लादिमीर पुतिन रशिया की भाषा में बात करते हैं। और ये हमेशा तीनों अपनी ही भाषा में बात करना पसंद करते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर्स भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद आप देखिए तीनों लीडर्स ने आपस में मुस्कुराते हुए कुछ बातें की। और इस समिट में सभी राष्ट्र प्रमुख जब ग्रुप फोटोग्राफ के लिए इकट्ठा हुए थे, ये तस्वीरें उसी समय की हैं। इसे आप एक बहुत बड़ी तस्वीर मान सकते हैं, इसे आप फोटो ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं। और इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा
इस बात की चर्चा हो रही है कि इन तीनों नेताओं के बीच इस समय बातचीत चल क्या रही है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? क्या ये टैरिफ पर बात कर रहे हैं या फिर किसी और मुद्दे पर बात कर रहे हैं? और इन तीनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है, जिसमें कोई एक देश टैरिफ या दूसरे मुद्दों पर अन्य देशों को अपना फैसला मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से भारत, रशिया और चीन के बीच एक गठबंधन की बातें हो रही हैं और हम लगातार आपको ये तस्वीर दिखाते आ रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया था ट्रोइका का। रशिया में ट्रोइका का मतलब होता है ऐसा गठबंधन जिसमें 3 लोग होते हैं या फिर एक ऐसा रथ जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। और ये जो घोड़े हैं ये भारत, रशिया और चाइना हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ इस ट्रोइका की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस तस्वीर में अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह दिखाया है कि टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत के पास रशिया और चीन जैसे विकल्प मौजूद हैं। और दूसरा, भारत, रशिया और चीन अलग अलग मुद्दों पर आपस में जरूर कुछ मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन तीनों देशों ने वो सारे आपसी मतभेद भुला दिए हैं। भारत और चीन ने भी एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। हालांकि मतभेद इतने गहरे हैं, उन्हें एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन तो भी आप इच्छा शक्ति को देखिए कि दोनों देशों के नेताओं ने यह तय किया कि हमारे बीच में जो भी विवाद रहे हैं अभी वो जरूरी नहीं है, उन्हें थोड़ी देर बैकग्राउंड में रखते हैं और भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो है पहले उससे निपटते हैं। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए भारत और चीन ने कुछ समय के लिए अपने पुराने विवादों को, एक दूसरे से जो शिकायतें हैं उन्हें कुछ समय के लिए भुला दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि इनको बाद में देखेंगे, पहले जो सामने एक नई चुनौती खड़ी है उसे देखते हैं। और भारत और चीन के बीच आप जानते हैं सीमा विवाद है। दोनों देश अपने रिश्तों को सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत को यह भी शिकायत रहती है चीन से कि वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। ये सारी बातें हैं और ये सच है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इस समय चुनौती कुछ और है। वक्त बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं और जो देश और जो लोग वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं, जो समझ जाते हैं कि इस समय बड़ी चुनौती क्या है, फिर वो अपने रिश्तों को भी बदलते हैं, अपने दोस्तों को भी कई बार बदलना पड़ता है और नई रणनीति बनानी होती है। आप इसे कूटनीति के बॉक्स ऑफिस की सबसे सुपरहिट फिल्म आज कह सकते हैं, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म है। आप जानते हैं एक ज़माना था जब फिल्मों में 2 या 3 बड़े बड़े हीरो हुआ करते थे और इतने बड़े हीरोज़ के साथ जब फिल्म बनती थी नायकों के साथ, तो उसे सफलता की गारंटी माना जाता था। तो आज अगर कूटनीति की कोई फिल्म बने तो उसमें ये 3 बड़े हीरो हैं जो एक साथ एक फिल्म में आपको नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तस्वीर के सैकड़ों मतलब निकाले जाते हैं और एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर करके ये संकेत दिए हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान और उनकी तस्वीरें दुनिया भर में हेडलाइंस बनती थी, पर आज भारत, रशिया और चीन में जो फैसले लिए जा रहे हैं इन तीनों के बीच, उसके बारे में दुनिया भर में खबरें लिखी जा रही हैं। और दुनिया की आज की सबसे बड़ी जो हेडलाइन है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है और इसका श्रेय जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें बहुत शौक है कि वो नोबेल का शांति पुरस्कार लेना चाहते हैं, लेकिन इस बात का श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए कि उन्होंने 3 देशों को, 3 नेताओं को इतने करीब ला दिया, भारत और चीन की दोस्ती करा दी और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी वो इतने करीब ले आए। इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाना चाहिए और हो सकता है कि इसी के लिए शायद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। अब आपको आज की एक और शानदार तस्वीर दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कार डिप्लोमेसी हुई। ये दुनिया की सबसे अनोखी मीटिंग है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और इसे आप कूटनीति का एक नया अध्याय भी कह सकते हैं।
असल में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में एससीओ समिट के बाद अपने होटल्स के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्हें मीटिंग करनी थी और यहां पर दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली थी। और ये जो होटल है जहां पर ये मुलाकात होने वाली थी, ये एससीओ समिट के स्थल से बस थोड़ी ही दूरी पर है। इसके बाद देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति पुतिन ने 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया, ऐसा सूत्रों ने वहां बताया, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने तय किया कि यहां से एक साथ ही चलते हैं। आपने देखा होगा, जो कई बार पक्के दोस्त होते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार दो दोस्त ये तय करते हैं कि चलिए एक ही गाड़ी में चलते हैं, बातचीत करते हुए चलेंगे। तो आज इन दो दोस्तों ने भी ये तय किया कि एससीओ का जब समिट से जब ये निकलेंगे और जब इन दोनों के बीच में दूसरे स्थल पर, दूसरी जगह पर बातचीत होने वाली है, तो एक ही गाड़ी में चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी थोड़े व्यस्त थे और तब रशिया के राष्ट्रपति ने 10 मिनट तक उनका इंतजार किया, और इंतजार इसलिए किया ताकि प्रधानमंत्री मोदी उनकी गाड़ी में उन्हीं के साथ चल सके। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की जो आधिकारिक कार है उसमें ही प्रधानमंत्री मोदी बैठ गए और फिर ये दोनों इसी गाड़ी में आगे बढ़े। अगले 45 मिनटों तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इसी कार में बैठकर बातचीत करते रहे। अब बातचीत क्या हो रही थी ये तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों ही नेता कार के अंदर मौजूद थे। यहां तक कि होटल पहुंचने के बाद भी इस गाड़ी में इनकी 1-on-1 बातचीत इस कार में जारी रही। यानी काफी देर तक राष्ट्रपति पुतिन की कार होटल में खड़ी रही, इसे होटल में ही पार्क कर दिया गया और गाड़ी के अंदर ये दोनों नेता बहुत समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय बैठक के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में यात्रा की और उनके साथ बातचीत हमेशा की तरह बहुत उपयोगी रही, हमेशा ही उपयोगी होती है। खुद रशिया का मीडिया भी यह देखकर हैरान था कि राष्ट्रपति पुतिन ने साथ चलने का उन्हें निमंत्रण दिया, और इससे स्पष्ट है कि भारत और रशिया के बीच मित्रता और आपसी सम्मान का जो रिश्ता है वो अब कैसे और बेहतर होता जा रहा है। बहुत कम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई 45 मिनट की इस बातचीत के बारे में कोई जानकारी होगी। संभव है आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और खबरें आपके सामने आएं, जिसमें पता चलेगा कि इस गाड़ी में इन दोनों ने बात की क्या। हालांकि कार की यात्रा के ठीक बाद दोनों नेताओं ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोबारा इनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें एनर्जी के बारे में और व्यापार और सुरक्षा से लेकर यूक्रेन के मुद्दे तक हर चीज पर बात हुई। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग इस साल दिसंबर में होने वाले भारत रशिया शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। और जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को आज की बैठक से और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो अब आप देखिए, ये दोनों जो पक्के दोस्त हैं, जब इनकी आपस में बैठक हुई तो क्या हुआ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। особого привилегированного стратегического партнерства.
महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। तो आज देखिए ये कितनी नई बात है कि दो देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन गाड़ी में बैठकर 45 मिनट तक बात करते रहते हैं। और जाहिर है कुछ ऐसी बात ज़रूर रही होगी जो शायद ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ करना चाहते थे अकेले में। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि ये बातचीत यूक्रेन के बारे में रही हो। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होने वाले थे, उससे ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। हो सकता है उनका संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाया हो। अब आपको राष्ट्रपति पुतिन की उस कार के बारे में बताते हैं जिसमें ये मीटिंग चल रही थी और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन की इस आधिकारिक कार का, इस ऑफिशियल कार का नाम है ऑरस, जिसे रशिया की ही एक कंपनी ऑरस मोटर्स ने बनाया है। इसे रशिया की सबसे शानदार कारों में से एक माना जाता है और इस कार की तुलना दुनिया की जो बेहतरीन गाड़ियां हैं जैसे रोल्स रॉयस और बेंटली, इस प्रकार की लग्जरी गाड़ियों से इसकी तुलना की जाती है, यानी उसी लीग की गाड़ी है। और ऐसा बताया जाता है कि इस बुलेट प्रूफ कार पर गोलियों और बम धमाकों का कोई असर नहीं होता। आमतौर पर जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में चलते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं, जो सबसे सुरक्षित गाड़ियां मानी जाती हैं। इस गाड़ी की जो गति है वो कहा जाता है कि सिर्फ 6 सेकंड में ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये एक चलते फिरते किले के जैसी है। इस कार में एक मिनी कमांड सेंटर भी है जिससे राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को भी कोई भी आदेश दे सकते हैं। और वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मॉडल की एक कार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को भी गिफ्ट की थी। तो ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन इसी गाड़ी में एक साथ जब उन्होंने यात्रा की थी। वर्ष 2018 से पहले तक राष्ट्रपति पुतिन विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि अब वो सिर्फ मेड इन रशिया गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पुतिन की जो दो बातें खास हैं आप देख लीजिए। एक, वो अपने देश में ही बनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपनी आधिकारिक कार के तौर पर, और वो दुनिया के उन गिने चुने राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं जिनके पास अपना खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। यानी वो चाहे गाड़ी हो या हवाई जहाज हो, रशिया में बने हुए ही प्लेन का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो अलास्का गए थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जब बातचीत हुई थी अलास्का में, तो वहां पर वो जिस आधिकारिक प्लेन से गए थे वो भी मेड इन रशिया एयरक्राफ्ट था। तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपति पुतिन से आप ये सीख सकते हैं, जहां भी जाते हैं अपनी भाषा बोलते हैं, अपने रशिया में बनी हुई गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और रशिया में बने हुए प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के एक साथ सफ़र करने के बाद इस गाड़ी में चीन में जो सोशल मीडिया है, उनका जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया साइट है जिसको कहते हैं वीबो पर यह खबर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही थी, जिसमें चीन के लोग लिख रहे थे मोदी टेक्स पुतिन्स कार, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की कार में यात्रा की। यहां तक कि चीन के सर्च इंजन पर भी मोदी और पुतिन का गले मिलना और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातचीत करना पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। यानी चीन के लोग प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के बारे में आज दिन भर खबरें खोज रहे थे, बार बार सर्च करके इनके बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटा रहे थे। पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन अलास्का गए थे, तब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की स्पेशल कार में ऐसे ही यात्रा की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद ट्रंप ने बड़े धमकी वाले बयान भी दिए, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। भारत और रशिया के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है, इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि भारत, रशिया और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं। देखिए ये जो नया गठबंधन बना है इन तीन देशों का, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आपस में व्यापार को बढ़ाएं।
क्योंकि ये तीनों ही अमेरिका के सैंक्शन से परेशान है। कौन सी चीज इन्हें एक साथ ला रही है, खींच रही है, वो है अमेरिका के सैंक्शंस। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो अमेरिका ने तो कई साल से रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रशिया आज किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकता। रशिया पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने। तो रशिया तो इन प्रतिबंधों से पहले ही परेशान है। चीन पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, चीन भी परेशान है। और भारत पर भी ये टैरिफ लगा दिया 50% का, इसलिए भारत भी इससे बड़ा परेशान है। और ये तीनों ही एक व्यक्ति से परेशान है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं? जो नुकसान, पैसे का नुकसान, व्यापार का नुकसान अमेरिका इन तीनों देशों को पहुंचा रहा है, ये तीनों देश मिलकर अगर आपस में व्यापार करने लगे तो उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, भारत रशिया से 5.4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और लगभग 41,000 करोड़ रुपए का सामान रशिया को बेचता है। तो ये तो भारत और रशिया के बीच का व्यापार हो गया। भारत चीन से 9.6 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और 1.2 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन को बेचता है। अब यहां हमें चीन को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और रशिया को भी अपना एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि आने वाले समय में ये आंकड़े, अगर ये तीनों देश मिल जाएं और एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाएं तो ये आंकड़े बदल जाएंगे और संभव है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके बाद रशिया और चीन के साथ भारत का व्यापार और ज्यादा बढ़ जाए। और जो नुकसान इससे हमें हुआ है टैरिफ से, 50% टैरिफ से, उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई हम दुनिया के इन दो बड़े बाज़ारों में अपना सामान बेचकर कर सकते हैं। चीन, हम चाहें तो चीन का जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। आज पूरी दुनिया में दो शब्दों की बड़ी चर्चा हो रही है। पहला है ट्रोइका और दूसरा है मोदी डॉक्ट्रिन, यानी प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति। एससीओ की बैठक में मोदी डॉक्ट्रिन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते थे वो सब कुछ इस बैठक में मान लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति बिल्कुल खास है और हर देश से बिल्कुल अलग है। और दुनिया भर के जो नेता हैं और देश हैं आज मोदी डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं कि उनकी विदेश नीति बहुत ही खास है, बड़ी अलग है। और वो कैसी है? देखिए, दो देश आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विरोधी देश भारत के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी से दोनों बात करते हैं। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया के कट्टर दुश्मन यूक्रेन को डीजल बेच भी रहा है। तो एक तरफ रशिया से तेल खरीदता है भारत और फिर डीजल यूक्रेन को बेच देता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार में बैठकर 45 मिनट तक बात करते हैं और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं और कहते हैं कि जरा हमारा ध्यान रखिएगा, देखिए कि कैसे शांति आप करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के नेताओं से मुलाकात के बाद, आपको याद होगा जो वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े नेता थे, उस मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और इस बारे में पूरी जानकारी दी। जिस चीन और जापान की आपस में कभी नहीं बनती, उसी जापान में जाकर प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। चाइना जाने से पहले जापान जाते हैं, जो कि चाइना का कट्टर दुश्मन देश है, और जापान से भी बात करते हैं और चीन से भी बात करते हैं, रशिया से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप आजकल भारत से बड़े नाराज हैं, लेकिन उन्हीं की टीम में जो ईयू के बड़े बड़े नेता हैं वो भी भारत से बात कर रहे हैं। इस कूटनीति की वजह से ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब अलग थलग पड़ चुका है और फॉरेन पॉलिसी की पढ़ाई करने वाले छात्र भविष्य में ये मोदी डॉक्ट्रिन का अध्ययन आप देखिएगा जरूर करेंगे। जो मोदी डॉक्ट्रिन है आगे चलकर डिप्लोमेसी के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी एक अलग चैप्टर के तौर पर, कि ऐसा कैसे संभव है कि भारत अपनी शर्तों पर हर किसी देश के साथ बात कर रहा है। आज जो लोग आपस में बात नहीं करते वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया में उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता ये बताने के लिए कि उनका कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किससे व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से और इस देश के लोगों का हित देखकर वो फैसले लेते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या खराब। और आने वाले कई दशकों तक
आप देखिएगा इस कूटनीति पर चर्चा होगी। दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में अपने तरीके से विदेश नीति तय करते हैं। इस बार चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को समझाने के लिए एससीओ के शब्दों को नए तरीके से परिभाषित किया और कहा कि वो एससीओ को एक नए एंगल से, एक नई नजर से देखते हैं। पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। तो एससीओ को भी उन्होंने अपने हिसाब से एक नई परिभाषा दी है। एस का मतलब सिक्योरिटी, सी का मतलब कनेक्टिविटी और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ को एक नई परिभाषा इस समय दी है जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में कुछ विशेषताएं हैं जो आजादी के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति में देखने को मिला है। पहला, हर फैसले में भारत का हित सर्वोपरि होता है, चाहे फैसला कैसा भी हो, लेकिन उसे देखने का एक ही लेंस है और वो है कि भारत और भारत के लोगों का हित किस में है, ये देखकर फैसला लेना। दूसरा, हमेशा हर फैसले में मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। आजादी के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति में देश की अर्थव्यवस्था को भी जोड़ा गया है। हम जितने भी देशों से बात करते हैं, चाहे किसी से फाइटर जेट्स खरीदें, चाहे हथियार खरीदें, चाहे कोई और चीज़ खरीदें, कोई भी व्यापार हम करते हैं, कोई भी रिश्ता संबंध बनाते हैं, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपसे जो सामान खरीद रहे हैं, अब इसकी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र कीजिए और अब ये सामान भारत में बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी हर विदेश यात्रा में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं। वर्ष 2014 में भारत में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज 10 साल के बाद वर्ष 2024 में ये विदेशी निवेश बढ़कर करीब 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सोचिए, 2.7 लाख करोड़ से 6.9 लाख करोड़ ये पहुंच गया। तीसरी बात, रणनीतिक स्वायत्तता यानी खुद का फैसला। जवाहरलाल नेहरू के दौर में भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की हुआ करती थी कि भारत तो न्यूट्रल रहेगा, भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी अलाइनमेंट शुरू किया है। ये पहली बार भारत ने किया है। इसका मतलब है सभी से रिश्ते रखो लेकिन किसी का दबाव बर्दाश्त मत करो। तो इससे पहले की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी उसमें हम निष्पक्ष रहते थे। हम कहते थे ना हम अमेरिका के साथ हैं ना रशिया के साथ हैं, हम तो बीच में रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी सबके साथ उठते बैठते हैं। वो G7 में भी जाते हैं, वो एससीओ में भी जाते हैं, वो ब्रिक्स में भी जाते हैं, रशिया से भी बात करते हैं, यूक्रेन से भी बात करते हैं, जापान से भी बात करते हैं और चीन से भी बात करते हैं। सबसे दोस्ती करते हैं लेकिन दबाव किसी का नहीं सहते। आज भारत अमेरिका के साथ क्वाड संगठन का सदस्य है जो कि चीन के खिलाफ बना था। क्वाड का जो पूरा बनाने का जो तात्पर्य था वो था चीन के खिलाफ। तो चीन के खिलाफ जो अमेरिका ने एक संगठन बनाया है, भारत उसका सदस्य है और फिर चीन के साथ एससीओ के संगठन में भी बैठता है, ब्रिक्स में भी चीन के साथ बैठता है और चीन के विरोध में जो संगठन बने हैं उसमें भी बैठता है। ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट भी बन रहा है और भारत इजराइल का दोस्त भी है। आप सोचिए, ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते हैं और इजराइल के साथ भी हैं और इजराइल और ईरान आपस में लड़ते हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाना, यानी अब दुनिया में सिर्फ 1 या 2 सुपर पावर की मनमानी नहीं चलेगी। जैसे कोल्ड वॉर के समय हुआ करता था, एक धुरी अमेरिका और एक धुरी रशिया और कोल्ड वॉर चल रहा था, दुनिया 2 खेमों में बट गई थी। अब ये नहीं चलेगा। आज भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में दुनिया के विकासशील देश एक साथ आ रहे हैं।
और आज भारत ब्रिक्स के जरिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। खास तौर पर भारत, रशिया और चीन अब एकजुट हो रहे हैं और ब्रिक्स के जो देश हैं ये भी एकजुट हो रहे हैं ताकि ये अमेरिका और यूरोप के देशों को कड़ी टक्कर दे सके। पांचवी बात, सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी यानी विदेश नीति में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इस्तेमाल करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई, खाड़ी देशों में मंदिरों का निर्माण किया गया, दुनिया भर में भारत की विश्व गुरु वाली सांस्कृतिक छवि का प्रचार प्रसार किया गया। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से सिविलाइजेशनल डायलॉग की बात कही है, यानी एक ऐसा नेता जो हमेशा अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को कभी भूलता नहीं है। हमारे पीपल टू पीपल टैग को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। तो आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ महीनों पहले तक अकल्पनीय तस्वीर थी। इनकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, ना भारत में न पूरी दुनिया में, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे और चीन में एससीओ समिट को वो इस प्रकार से डोमिनेट करेंगे। वो जैसा चाहेंगे वो सारी स्टेटमेंट, जब उनकी जॉइंट स्टेटमेंट में वो सारी बातें आ जाएंगी और ये तीनों बड़े नेता आपको एक साथ एक फ्रेम में नजर आएंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह सहजता के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपको बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। कुछ समय पहले तक आप सोच भी नहीं सकते थे और हमारे भारत में कुछ विपक्षी नेता, विपक्षी दल इसका बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए एक ज़माने में चीन हमारा दुश्मन होता था और आज हमने कैसे उसके साथ दोस्ती कर ली। और इसीलिए आज मैं आपको भारत और चीन के साथ आने के कुछ फ़ायदे बता रहा हूँ और ये फ़ायदे भारत के लिए होंगे, ये फ़ायदे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए होंगे। और जो समझदार नेता होता है वो बदलती परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलता है और प्रधानमंत्री मोदी बदलती परिस्थिति को समझ चुके हैं और आज वो समझ चुके हैं कि बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है। और इसीलिए आज आप ये जब पूरा शो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत ने जो अपने मन मुटाव भुलाकर चीन के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की है, इसके क्या फायदे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में अपनी कूटनीति से खुद का एजेंडा सेट कर रहा है। जैसे ट्रंप के टैरिफ का विरोध करने के बाद दुनिया के सभी देश जो ट्रंप के टैरिफ से परेशान थे, अब भारत के साथ एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी सख्त फैसले लेते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और कभी दोस्ती वाले फैसले लेते हैं ताकि इस समय कुछ देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हों, जो देश हमारे काम आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करके कड़ा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो उसके खिलाफ भी हमने सख्त कदम उठाए। यह प्रधानमंत्री मोदी के बेहद सख्त विदेश नीति को दिखाता है। कोरोना काल में वैक्सीन नीति हो या प्राकृतिक आपदा के समय किसी देश की मदद करना हो, यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मानवीय पक्ष है। जैसे आज ही भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप के बाद उन्हें बहुत सारी मदद की सामग्री भेजी है। और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। एससीओ समिट से भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आते ही फोन पर बातचीत की है और बाढ़ पर उनसे पूरा अपडेट लिया है और उन्हें कहा है कि पंजाब में जो बाढ़ आई है, इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। तो प्रधानमंत्री मोदी अब एससीओ समिट अटेंड करने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं।
ये दिल्ली पहुंचने के बाद की उनकी तस्वीरें हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ़ोन किया और बाढ़ जो आई हुई है उसका अपडेट लिया। इस समय पंजाब में पिछले 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ इस समय आई हुई है और प्रधानमंत्री मोदी इस बाढ़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और इसीलिए आते ही सबसे पहला जो उन्होंने कॉल किया है वो पंजाब के मुख्यमंत्री को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या मदद उनकी की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का दुनिया भर की मीडिया ने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया है। पूरी दुनिया की हेडलाइन है ये। चीन के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। दोनों देशों के रिश्ते को सीमा विवाद से अलग रखने की बात हुई है। चीन के एक और अंतर्राष्ट्रीय अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि दुनिया तेज बदलावों से गुजर रही है और भारत और चीन के संबंधों को भविष्य के हिसाब से देखा जाना चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करके शी जिनपिंग ने ट्रंप को एक बड़ा संदेश दिया है। यह मुलाकात एक बहुत बड़े कूटनीतिक गठबंधन का संकेत है। बीबीसी ने लिखा है कि टैरिफ लगने के बाद भारत के सामने 2 विकल्प थे। पहला, अमेरिका के दबाव में झुक जाए और दूसरा, नए साझेदार ढूंढे और भारत ने दूसरे विकल्प को चुना है। वो नए साझेदार ढूंढ रहा है, नए दोस्त बना रहा है और चीन उसका नया दोस्त है। CNN कहता है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग का एक साथ होना नए ग्लोबल ऑर्डर का संकेत है जो पश्चिमी देशों को चुनौती देता है। ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट ने यह लिखा है कि चीन की आर्थिक शक्ति और टेक्नोलॉजी भारत की इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर साबित होगी। रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने यह लिखा कि रशिया के कच्चे तेल से भारत के मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत मिली है। भारत रशिया को और सामान एक्सपोर्ट कर सकता है और यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने भी अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की खबर को प्रकाशित किया है। यानी दुनिया में हर जगह यह संदेश गया है कि यह मुलाकात बहुत बड़ी है और ये एक बहुत बड़े गठबंधन और एक बहुत बड़ी साझेदारी की शुरुआत है। चीन में वहाँ के मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी को जो स्पेस मिला है, जो महत्व मिला है, वो उसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। वहाँ के सारे अखबार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें हर अखबार ने छापी हैं। हर अखबार की यही हेडलाइन है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी एक इंटरव्यू में पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पश्चिमी देशों के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए कई दशकों तक मेहनत की थी। अमेरिका बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत के साथ भारत को अपने खेमे में लेकर आया था। क्वाड जैसे संगठन भी बनाए, लेकिन ट्रंप की नीतियों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है और अब भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को ठीक करने में बहुत समय लगेगा। जॉन बोल्टन के मुताबिक भारत ट्रंप से नाराज है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लेना चाहा, जो भारत को अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, शुरुआत में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत से इतने नाराज हो गए। जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना इतना अच्छा दोस्त बताते थे, उन्होंने अचानक से भारत के खिलाफ काम करना कैसे शुरू किया, हुआ क्या? अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते थे। असल में वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका श्रेय लेना चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी ने यह श्रेय उन्हें दिया नहीं। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये इस अखबार का दावा है। इस अखबार का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ के पीछे एक वजह यह भी है कि भारत ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। इसी साल जून के महीने में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया था और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया और फोन करके उन्हें व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी कनाडा से वापस आ रहे थे G7 समिट अटेंड करके। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि वो असीम मुनीर और प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करने का श्रेय लें
और हो सकता है उन्होंने पूरे मीडिया को भी वहां एक मीडिया का तमाशा खड़ा करने के लिए बुला के रखा हो। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो आप सोचिए, जो दुनिया भर की जो प्रेस लिख रही है, खास तौर पर अमेरिका की जो प्रेस लिख रही है, वो यही लिखती है कि हो सकता है ट्रंप की जो मंशा थी वो ये थी कि दोनों देश के नेताओं को बुलाएं। और उसमें भी आप सोचिए, उन्होंने जनरल असीम मुनीर को बुला लिया। प्रधानमंत्री मोदी को यह गवारा नहीं था और इसलिए उन्होंने व्हाइट हाउस जाने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में देखिए, जब कोई भी नेता जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप की यह पुरानी आदत है कि वो मीडिया का एक सर्कस बनाकर रखते हैं, मीडिया को इकट्ठा करके रखते हैं, वहाँ फोटो खींचती हैं, वीडियोस बनते हैं और फिर पूरा की पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ठीक किया कि वो व्हाइट हाउस नहीं गए और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये श्रेय नहीं दिया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार भारत के ब्राह्मणों को मुनाफा होने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार हैं, वो बार बार रोज नया नया बयान देते हैं। आज उन्होंने एक और नया बयान दिया है जिसकी भारत में बड़ी चर्चा हो रही है, ब्राह्मणों के बीच बड़ी चर्चा हो रही है। ये बयान बड़ा दिलचस्प है, आपको ये सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो राग हो रवाग हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास, इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मैं आपको बता रहा था कि कैसे चीन में और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस जो संवाद नया शुरू हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। देखिए, आज मैं एक तस्वीर लेकर आया हूँ। ये चीन का एक बहुत बड़ा अखबार है चाइना डेली, और चाइना डेली ने देखिए ये फ़ोटो छापी है। ये हेडलाइन चाइना डेली ने छापा है जो इस समय आप देख रहे हैं, और उसमें दोनों नेताओं की तस्वीर आपको यहाँ देखिए ये नज़र आएगी। ये देखिए आप, अब देखिए एससीओ के शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है भारत के लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी, और उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन को अब एक साथ आकर डांस करना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। और यहाँ हाथी से उनका मतलब है भारत और ड्रैगन से उनका मतलब है चीन, और वो चाहते हैं कि भारत का हाथी और चीन का ड्रैगन आपस में दोस्ती कर लें और एक साथ डांस करें। Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations.
तो शी जिनपिंग के जो ट्रांसलेटर हैं वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि उन्होंने अभी अपने भाषण में जो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए वो क्या हैं। और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये एक वीडियो बनवाया है कि अगर हाथी और ड्रैगन एक साथ आ जाएं और एक साथ इनकी दोस्ती हो जाए तो फिर क्या होगा, आप देखिए। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप को रोकने का एक यही तरीका है। एससीओ का समिट खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आज एक और पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा है कि भारत अमेरिका को बहुत ज़्यादा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत ही कम सामान बेच पाता है। यानी भारत का व्यापार अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का भारत के साथ बहुत कम है। भारत ने अमेरिका पर अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं। ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका की कंपनियां भारत में अपना सामान नहीं बेच पाती और ट्रंप ने इसे वन साइडेड डिजास्टर कहा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अपना ज़्यादातर तेल और हथियार रशिया से खरीदता है, जबकि अमेरिका से वो बहुत कम सामान खरीदता है। तो आप देखिए, आज के दिन एससीओ की मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात लिखते हैं सोशल मीडिया पर। इसका क्या मतलब आप लगा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि वो कड़ी नज़र रखे हुए हैं और आज जैसे उन्होंने और एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और अब अमेरिका भारत के समाज में भी फूट डालने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ वॉर में भारतीय समाज को बांटने के लिए अमेरिका अब एक नया शब्द लेकर आया है और वो है ब्राह्मण। राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत ही करीबी और उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका असली मुनाफा ब्राह्मण उठा रहे हैं और भारत की जनता के नाम पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और इसे अब बंद होना चाहिए। नवारो का ट्रंप की नीतियों पर बड़ा गहरा प्रभाव माना जाता है। यानी ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका की कूटनीति का एक हिस्सा है। आज भारत की विदेश नीति दुनिया में इज्जत और ताकत बढ़ा रही है, जबकि अमेरिका की कूटनीति अब जातिवाद और टैरिफ में फंस चुकी है। यह अंतर दिखाता है कि मोदी डॉक्ट्रिन भारत को दुनिया से जोड़ती है, जबकि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो केवल धमकियां और नफरत पर चल रही है। भारत में विपक्षी नेता अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही नवारो ने ब्राह्मणों के मुनाफे की बात कही, विपक्षी पार्टियों ने इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन ब्राह्मण जो शब्द है, जिसे कहकर अमीर परिवारों को संबोधित किया जाता है, उसका उन्होंने ये कहकर बताया कि वो असल में ब्राह्मणों के बारे में बात नहीं कर रहे, वो भारत के अमीर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 19वीं सदी में अमेरिका के बॉस्टन शहर के अमीर और प्रभावशाली परिवारों को बॉस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता था। अब उसी शब्द का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार हैं, ये भारत में शायद फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि भारत ने जो तेल खरीदा रशिया से, इस तेल का जो पूरा मुनाफा है वो ब्राह्मण कमा रहे हैं। अब इसमें दो पक्ष हैं। पहला, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि वो भारत के समाज को बांट रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण इससे पैसा कमा रहे हैं, बाकी की जातियां पीछे रह जाएंगी। दूसरा, इसका भाव ये भी हो सकता है कि बॉस्टन ब्राह्मण नाम का जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे बॉस्टन ब्राह्मण का मतलब होता है जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े परिवार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इससे मुनाफा कमा रहे हैं। और आज उन्होंने भारत के लोगों से ये अपील की है कि भारत के लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है, उसका जो पूरा मुनाफा है वो भारत के लोगों की कीमत पर ब्राह्मण कमा रहे हैं और भारत के लोग इस कीमत को चुका रहे हैं। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डीकोड जिंदगी में आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाएं सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक जादू देखोगे? आशीर्वाद बीकानेरी बेसन के स्वाद का जादू। 100% बीकानेरी चना दाल से बना। आशीर्वाद बीकानेरी बेसन की क्वालिटी ही है इतनी खास। इसमें ना आए कोई गांठ, स्वाद खूब भाए, गांठ नहीं बस घुलता जाए। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कितनी अजीब बात है, चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफ़ी हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, बंगले और गाड़ियां भी कम हैं। नमस्कार। कौन है जो जोड़े देश को?